सोचिए, एक ऐसा तलिस्म है, एक ऐसा जादुई महल जिसे दुनिया की कोई तलवार या कोई मंत्र नहीं तोड़ सकता। उसे तोड़ने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, एक आंसू। बिल्कुल। आज हम देवकीनंदन खत्री के मशहूर उपन्यास कुसुम कुमारी की दुनिया में उतर रहे हैं, और हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ इस कहानी को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो कौन थी जिसके एक आंसू में इतनी ताकत थी। बिल्कुल, ये कहानी तिलिस्म और अय्यारी की तो है ही, लेकिन इसके केंद्र में एक ऐसा किरदार है जो अपने समय से बहुत आगे था। आज हम समझेंगे कि कुसुम कुमारी को लड़कियों वाली चंद्रकांता क्यों कहा जाता था, और उसका किरदार आज भी इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए इस कहानी की पहली परत हटाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक चांदनी रात और झील के किनारे रोती हुई एक लड़की से। हाँ, और अफवाह ये है कि ये कुसुम कुमारी का भूत है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। कौन है ये? ये लड़की है कमालपुर की राजकुमारी कुसुम कुमारी, राजा बलभद्र सिंह की बेटी। अच्छा, लेकिन इसकी जिंदगी किसी दुखद कहानी से कम नहीं। वाह। जब वो बहुत छोटी थी, उसके माता पिता को जहर देकर मार दिया गया और राज सिंहासन हड़प लिया गया। हाँ, एक धोखेबाज त्रिलोक सिंह ने कब्जा कर लिया। लेकिन कुसुम बच गई। हाँ, एक वफादार दाई ने उसे बचाकर जंगल में छिपा दिया। और यहाँ कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। क्या? उस दाई ने कुसुम को एक लाचार राजकुमारी की तरह नहीं पाला, उसने उसे एक योद्धा बनाया। उसे तलवारबाजी सिखाई, तिलिस्मी विद्या सिखाई और सबसे बढ़कर उसे अय्यारी में माहिर बना दिया। बिल्कुल। एक मिनट, अय्यारी और तिलिस्म, हाँ। ये शब्द हम देवकीनंदन खत्री की कहानियों में बहुत सुनते हैं। हाँ। पर जो लोग इनसे ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए क्या आप बता सकती हैं कि इनमें असल में फर्क क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। हाँ। अय्यारी असल में भेस बदलने, जासूसी करने और हाथ की सफाई की कला है। अच्छा। अय्यार एक तरह के सुपर स्पाई होते थे। हाँ। जो जादू नहीं करते बल्कि अपनी बुद्धि और फुर्ती का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके किसी भी किले में घुस सकते हैं, किसी का भी रूप ले सकते हैं। अच्छा, तो ये जासूसी और ट्रिक का खेल है। फिर तिलिस्म क्या है? तिलिस्म असली जादू है। ये एक ऐसी जादुई जगह या इमारत होती है जिसे बनाने वाला अपनी शक्तियों से बांध देता है, जिसके अंदर खजाना या रहस्य होते हैं। बिल्कुल। और हर तिलिस्म को तोड़ने का एक खास तरीका होता है, एक चाबी होती है। ये चाबी कोई मंत्र हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, या जैसा कि इस कहानी में है, कोई भावना। समझ गया। तो कुसुम एक योद्धा है, एक अय्यार है, और उसका एक ही मकसद है, अपने माता पिता की मौत का बदला लेना। हाँ। और इसी मिशन के दौरान कहानी में नायक की एंट्री होती है। हाँ, नौगढ़ के युवराज कुंवर इंद्रजीत सिंह। ये वही चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह के पोते हैं। अच्छा। बिल्कुल, अपने दादा की तरह बहादुर और थोड़े मनमौजी। वो शिकार करते करते उसी झील के किनारे पहुंच जाते हैं जहां कुसुम रो रही थी। और वो उसे बचाने की कोशिश करते होंगे, जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है। यही तो कहानी अलग हो जाती है। जैसे ही इंद्रजीत मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, कुसुम अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है, खबरदार जो आगे बढ़े। पहली मुलाकात में प्यार व्यार नहीं, सीधी तलवारबाजी। ये तो कमाल की शुरुआत है। बिल्कुल, दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है और इंद्रजीत हैरान रह जाता है कि ये लड़की तलवारबाजी में उसकी बराबरी कर रही है। वाह। आखिरकार लड़ते लड़ते कुसुम थककर बेहोश हो जाती है। तब इंद्रजीत उसे अपने महल नौगढ़ ले आते हैं। इस पहली मुलाकात का एक बहुत गहरा मतलब है ना? ये कोई आम रोमांटिक सीन नहीं है। ये सीन पूरी कहानी की नींव रखता है। ये साफ कर देता है कि कुसुम किसी के बचाने का इंतजार नहीं कर रही, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है। सही बात है। इसी वजह से नौगढ़ के महल में सब उसे डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो कोई भूत या जादूगरनी है, क्योंकि वो रात में रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है और सुबह फिर अपने कमरे में मिलती है। वो दरअसल अपनी अय्यारी का इस्तेमाल कर रही थी। हाँ, बिल्कुल। और जहाँ एक हीरो और हीरोइन है, वहाँ एक विलन भी होगा। कुसुम का असली दुश्मन कौन है? वो है कमालपुर का मौजूदा राजा त्रिलोक सिंह, लेकिन असली खतरा है उसका दीवान देवी सिंह। उसे काला सांप के नाम से जाना जाता है। काला सांप? हाँ, वो अय्यारी और काले जादू का माहिर है और वही कुसुम के माता पिता का असली कातिल है। और उसका लक्ष्य? उसका एक ही लक्ष्य है, कुसुम को रास्ते से हटाना और उस महान तिलिस्म के खजाने को हासिल करना जिस पर उसकी नजर है। और यही हम कहानी के केंद्र में आते हैं, तिलिस्म कुसुम या 7 रंग का महल। बिल्कुल। काला सांप इसी के पीछे पड़ा है। तो इस तिलिस्म को तोड़ने की
वो अनोखी चाबी क्या थी? कोई खास हथियार या गुप्त मंत्र? नहीं, और यही बात इस उपन्यास को खास बनाती है। इस तिलिस्म को तोड़ने की चाबी थी कुसुम कुमारी का एक आंसू। और सच्चा प्यार? हाँ, ये तो बहुत काव्यात्मक है। मतलब इतनी बड़ी जादुई संरचना का ताला भावनाओं से खुलता है, किसी ताकत से नहीं। बिल्कुल, ये कहानी के मर्म को पकड़ता है। खजाने की असली चाबी बाहर नहीं बल्कि कुसुम के अंदर ही छिपी है। उसके दुख और उसके प्यार में। हाँ, ये एक तरह से बताता है कि सबसे बड़ी ताकत इंसानी जज्बात में होती है। और जहां सच्चे प्यार की बात आई तो जाहिर है कुसुम और इंद्रजीत को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ भी कुसुम एक पारंपरिक नायिका की तरह बर्ताव नहीं करती। जब इंद्रजीत उससे शादी का प्रस्ताव रखते हैं तो वो एक शर्त रखती है। अच्छा, क्या शर्त? वो कहती है, जब तक मैं अपने माता पिता के कातिलों से बदला नहीं ले लूंगी तब तक शादी नहीं करूंगी। वाह, मतलब प्यार अपनी जगह है लेकिन मिशन पहले। वो इंद्रजीत से ये नहीं कह रही कि तुम मेरा बदला लो, बल्कि कह रही है मैं अपना बदला लूंगी, तुम इंतजार करो। यही बात उसे उस दौर की दूसरी साहित्यिक नायिकाओं से एकदम अलग खड़ा करती है। वो अपने भाग्य का नियंत्रण अपने हाथ में रखती है। सही कहा। और इसी बीच कहानी में एक प्रेम त्रिकोण भी आता है। राजा धर्म सिंह का बेटा प्रताप सिंह भी कुसुम के प्यार में पड़ जाता है। तो इस प्रेम त्रिकोण का क्या मकसद था? क्या सिर्फ कहानी में ड्रामा बढ़ाने के लिए? मेरे हिसाब से इसका एक गहरा उद्देश्य था। प्रताप सिंह का किरदार ये दिखाने के लिए है कि कुसुम की शख्सियत कितनी आकर्षक थी। लेकिन इससे भी ज्यादा ये कुसुम के चरित्र की मजबूती को दिखाता है। वो अपने लक्ष्य को लेकर इतनी स्पष्ट है कि वो किसी भी भटकाव में नहीं पड़ती। और प्रताप सिंह का किरदार भी आखिर में एक अच्छे इंसान के तौर पर उभरता है, जो दिल टूटने के बाद भी कुसुम का दोस्त बनकर उसकी मदद करता है। ये कहानी को और मानवीय बनाता है। चलिए कुसुम की बहादुरी के कुछ और किस्सों पर आते हैं। उपन्यास में कुछ सीन ऐसे हैं जो दिमाग में बस जाते हैं, जैसे उसका भूत बनकर दुश्मन को डराना। हाँ, ये उसकी चतुराई का बेहतरीन उदाहरण है। उसे पता है कि उसके बारे में भूत होने की अफवाह है, तो वो इसका फायदा उठाती है। वो रात में सफेद कपड़े पहनकर काले सांप के महल में घुस जाती है और उसके लोगों को डराती है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है। वो तलवार से नहीं बल्कि दुश्मनों के दिमाग से खेल रही थी, उनके मन में अपना खौफ पैदा कर रही थी। और उस 7 रंग के महल यानी तिलिस्म के अंदर का नजारा, वो तो देवकी नंदन खत्री की कल्पना की उड़ान है। एक के बाद एक कमरे खुलते हैं, हर कमरे का अलग रंग और अलग रहस्य। कोई कमरा सोने का तो कोई हीरों से जड़ा हुआ, और एक कमरा ऐसा भी है जो खून से भरा हुआ है। ये सब पाठक को एक रोमांचक सफर पर ले जाता है। और वो गुप्त काला कोठा, हाँ, काले सांप का वो गुप्त कोठा तो वाकई डरावना है, जहाँ वो अपने दुश्मनों को जिंदा पकड़कर पत्थर की मूर्तियों में बदल देता है। एक और दिलचस्प बात जो हमारे स्रोतों में है वो है कुसुम और कांति कुमारी के बीच एक मुकाबला। कांति कुमारी जो इंद्रजीत की मुख्य आईआर हैं। इलियां होती थी या सौतन, सही है। लेकिन यहाँ 2 शक्तिशाली महिलाओं, 2 माहिर अय्यारिनों के बीच अपनी कला का मुकाबला होता है। ये दिखाता है कि इस दुनिया में औरतें सिर्फ नायिका या सहायक किरदार नहीं है, वो एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी भी हो सकती हैं। और दोनों ही अपने अपनी कला में माहिर हैं। बिल्कुल, ये कहानी को सिर्फ नायक बनाम खलनायक की लड़ाई से कहीं आगे ले जाता है। तो अब कहानी के अंत पर आते हैं। अंतिम मुकाबला। कुसुम और इंद्रजीत तिलिस्म के अंदर हैं और काला सांप अपना आखिरी दांव चलता। हाँ, वो कुसुम को पकड़कर जंजीरों से बांध देता है। उसे लगता है कि अब उसने चाबी को ही कैद कर लिया है, तो तिलिस्म का राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। वो जीत के बहुत करीब महसूस करता है। हाँ, लेकिन तभी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। क्या होता है? ठीक उसी पल बेबसी और दुख में कुसुम की आंख से एक आंसू निकलता है और सीधे नीचे बने एक तिलिस्मी तालाब में गिर जाता है। और जैसे ही वो आंसू पानी को छूता है, पूरा तिलिस्म कांपने लगता है और टूटकर बिखर जाता है। वाह! खजाना बाहर आ जाता है और काले सांप का अंत भी बहुत भयानक होता है। उसे जहरीले सांपों से भरे एक गड्ढे में फेंक दिया जाता है। उसके बुरे कर्मों का वैसा ही अंत होता है। एक मिनट, यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। कुसुम इतनी बहादुर योद्धा है, इतनी चतुर अय्यार है, लेकिन अंत में जीत एक आंसू से होती है। क्या ये एक तरह से उसके किरदार को कमजोर नहीं बनाता? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि आखिर में उसकी जीत उसकी भावना से हुई, उसकी तलवारबाजी या अय्यारी से नहीं। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो ये उसके किरदार को और भी मजबूत बनाता है। कहानी ये नहीं कह रही कि उसकी बहादुरी बेकार थी।
उसकी बहादुरी और चतुराई ही उसे उस अंतिम क्षण तक ले गई। अच्छा। लेकिन अंत में तिलिस्म को तोड़कर कहानी ये दिखाती है कि सच्ची शक्ति सिर्फ शारीरिक बल में नहीं होती। कुसुम की ताकत इस बात में है कि वो एक योद्धा भी है और उसके अंदर गहरी भावनाएं भी हैं। उसका आंसू उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत और उसके सच्चे प्यार का प्रतीक है। तो ये दोनों चीजें मिलकर उसे पूरा करती हैं। बिल्कुल। तो सबका क्या मतलब निकलता है? कहानी का अंत तो सुखद होता है। हाँ, बहुत सुखद। कुसुम कुमारी को उसका राज्य कमालपुर वापस मिल जाता है। इंद्रजीत से उसकी धूमधाम से शादी होती है। हाँ, और तिलिस्म का विशाल खजाना दोनों राज्यों नौगढ़ और कमालपुर में बराबर बांट दिया जाता है, जिससे दोनों राज्यों की प्रजा खुशहाल हो जाती है। उपन्यास एक बड़े ही अनोखे और आकर्षक अंदाज में खत्म होता है। आखिरी लाइन कुछ ऐसी है, जो कोई कुसुम कुमारी की शादी और तिलिस्म टूटने का जश्न देखना चाहता है, वो कमालपुर या नौगढ़ आ जाए। हाँ, जैसे पाठकों को सीधा न्योता दिया जा रहा हो। बिल्कुल। और अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं कि इसे लड़कियों वाली चंद्रकांता क्यों कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसकी नायिका चंद्रकांता की तरह किसी के बचाने का इंतजार नहीं करती। वो योजना बनाती है, वो लड़ती है, वो भेष बदलती है, वो बदला लेती है और अंत में अपना प्यार भी हासिल करती है। वो किसी और की कहानी का हिस्सा नहीं है, वो अपनी कहानी की हीरो है। तो ये कहानी तिलिस्म और अय्यारी की दुनिया में तो ले जाती है, लेकिन इसका सार बहुत गहरा है। हाँ, ये कहानी हमें बताती है कि सबसे बड़े और सबसे मुश्किल तिलिस्म को तोड़ने की चाबी कभी-कभी बहुत छोटी और अप्रत्याशित हो सकती है। एक आंसू जिसमें दुख भी है और सच्चा प्यार भी। और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है, हमारी अपनी जिंदगी की कहानियों में, हमारे अपने तिलिस्मों के सामने वो कौन सी छोटी अनदेखी भावनात्मक चाबियां हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करना भूल गए। हाँ, जो शायद हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों के ताले खोल सकती हैं।